गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट थ्योरीज, डॉक्ट्रिन्स, लॉज ऑफ बायोलॉजी, वो पार्ट 1 था। एंड वहाँ पे हमने डिस्कस किया था करीबन 10-15 लॉज एंड थ्योरीज। तो आज मैं फिर से आया हूँ, आपका बाकी जो था 15 से 20 थ्योरीज, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। So today we will start from law of maximum. So law of maximum is given by Shelford, and what does that this particular law states? Guys, it states that the total growth of a crop or a plant is proportional to about 70 growth factors. मतलब जो टोटल जो ग्रोथ होता है एक प्लांट का या फिर डेवलपमेंट, उसमें नहीं करके आपका 70 फैक्टर्स आर देयर विच आर रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. But you see, if means there is some range within which the plant will grow. एक डेवलपमेंट और फिर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ हो प्लांट का, वो सब फैक्टर्स पे निर्भर करेगा. एक मैक्सिमम एक वैल्यू है, ठीक है ना. अब ऐसा एक एवरेज एक वैल्यू है, ग्रोथ एंड फैक्टर ग्रोथ होगा प्लांट का, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट थ्योरी यू सी द म्यूटेशन थ्योरी. तो गाइस, म्यूटेशन थ्योरी इज गिवन बाय द ह्यूगो डिवेरिस. और म्यूटेशन थ्योरी से हमें इस पार्टिकुलर लॉ में क्या बताया गया. यू सी इन म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन के बारे में आप लोगों को तो पता होगा. व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन ए जीन सीक्वेंस. वैसे म्यूटेशन होता कभी आपको तो पता ही होगा. म्यूटेशन होता है आपका सडन चेंज इन ए जीन को म्यूटेशन कहते हैं. तो यू सी द इन फॉर इवोल्यूशन द ऑर्गेनिज्म सडनली चेंजेस means in every reproduction, sexual reproduction, the DNA changes with a little bit, and that particular change that is known as a variation ultimately leads into evolution. But you see mutation is also there. आपका ह्यूगो डिवेरिस ने आपका यही बताया था कि म्यूटेशन भी एक फैक्टर है जो आपका इवोल्यूशन में मदद करता है. नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन DNA इज नोन एज अ म्यूटेशन. तो इस थ्योरी को कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी, एंड इट इज गिवन बाय द ह्यूगो डिवेरिस. नेक्स्ट इज mechanistic theory. You see mechanistic theory means our human body is complicated machine. आपको पता ही है, इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म जो है हमारा ह्यूमन बॉडी का, वो मशीन की तरह ही है. पार्ट्स है, ऑर्गन्स आर देयर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जैसे एक मशीन में बहुत सारा पार्ट्स होता है, ह्यूमन बॉडी भी है. तो ह्यूमन बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. तो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज ए मैकेनिकल मशीन्स. तो दिस मीन्स इट हैज़ बीन गिवन बाय हैकेल. और ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है एक थ्योरी से समझाया गया है, जिसका नाम है मैकेनिस्ट थ्योरी. नेक्स्ट यू सी द materialistic theory. Materialistic theory was given by Oparin, because you see every materialism means हम क्या बोल सकते हैं, matter is the fundamental substance in nature. ओके, कि जो भी हो हमारा ऑर्गेनिजम्स में मैटर से बना हुआ, जो कार्बन से है कि नहीं, तो इसके कहते हैं मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, जो ओपेरिन ने बोला था. हेल्थ इन ओपेन आपको पता है. नेक्स्ट यू सी वन जीन and one enzyme hypothesis. One gene, one enzyme hypothesis was given by Biddle and Tatum. Biddle and Tatum ने क्या था, and what this particular hypothesis says, it says that but from particular one gene it will give one enzyme. Okay. Next, operin concept. Operin concept means, oh I'm sorry, not operin, operon concept. I think you know about lac operon, tryptophan. Okay, means in the presence, suppose in lac operon, in the presence of lactose, how the bacteria will use lactose as a food, how the breakdown of the lactose will take place inside bacteria. Okay, from the lactose they will get the energy. The how the means the complex mechanism, that is the breaking down of the lactose, will takes place. There is a one complete mechanism is there, and is known as a lac operon. In case of the tryptophan, it is known as a trypoperon. The operon concept was given by Jacob and Monod. It is given in your class 12, very in a very nice. There is one topic of the operon in class 12. Okay, so next, so protoplasmic theory was given by Hartwig. तो protoplasmic theory, what does it mean? आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है क्या. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मीन्स, देखिए एक सेल में होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म तो होता है. अभी वो प्रोटोप्लाज्म आपका उसमें उसका काम क्या है. द प्रोटोप्लाज्म आपका सेल के अंदर होता है, जो साइटोप्लाज्म में रहेगा, है कि नहीं. और इसको बताया किसने है, उसको बताया हार्टविग ने. और उसमें ये कहा गया है कि प्रोटोप्लाज्म में जितना स्ट्रक्चर है cellular organelles है. Okay, all the cellular organelles will function as a means they will function in a coordinated manner, and they will perform all the necessary functions that is required by the cell. Are you getting my point? And that particular theory is known as the protoplasmic theory. Okay, next,
परफॉर्मेशन थ्योरी. तो यू से परफॉर्मेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मेल्फिगी. अभी इस परफॉर्मेशन थ्योरी हमें क्या बताता है? देखिए, परफॉर्मेशन थ्योरी हमें बताता है कि ह्यूमन बीइंग का जो वो है, बोला गया कि ह्यूमन बीइंग्स इसमें जो आया है, ये हाइपोथेसिस है. लाइक यू सी panspermia theory, cosmozoic theory, all these are hypotheses that which states that how the life in earth originated. तो perforation theory given by Melficky, he says that according to him, the human being were in the form of the humanculus. ओके, ह्यूमनक्यूलेंस जो एग है, एग के अंदर जो ओवा होगा उसके अंदर ऑलरेडी ह्यूमन जैसा ही स्ट्रक्चर कुछ रहता है और एग से वो निकल के आता है, ठीक है ना. और वही फिर डेवलप्ड हो जाता है और डेवलप्ड होके इंसान के जो रूप है वो लेता है. समझ में आ रहा है ना? दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ए मिनिएचर ह्यूमन कॉल्ड ह्यूमनक्यूलस वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग एंड स्पर्म. ठीक है. एंड इन अदर वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं मिनिएचर ह्यूमन वाज परफॉर्म्ड एज अ गैमेट्स. मीन्स हमारा जो गैमेट्स जो होता है, उस गैमेट्स में एक छोटा सा ह्यूमनिकुलस मीन्स ह्यूमन्स के जैसा ही रहता है. स्पर्म बोलिए या ओवा बोलिए, जब ये फ्यूजन होता है फिर वो एडल्ट बनता है. ये थ्योरी ऐसा बनता है, ये थ्योरी ऐसा बोलता है. ओके, नेक्स्ट यू सी द प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक्स ऑफ लाइफ, या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो बोला जाता है. प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक ऑफ लाइफ. इट हैज बीन सेड बाय द हक्सले. ओके, नेक्स्ट पैनजेनेसिस थ्योरी. Pangenesis theory was given by Maupertuis. Now what is Pangenesis theory? Pangenesis theory आपको पता है ना, जो बोला गया कि life is present all over the life came on earth from other extra celestial bodies. ठीक है. Okay, next reflex theory. Reflex theory क्या है? Reflex theory was given by Muller and Marsle, and what is said? It says muscles results in stereotypical responses referred to as a reflex, and these things you got in class 8, 9, 10 reflex section. Okay, the reflex section, the mechanism was postulated, or it is explained in the theory known as a reflex theory, given by whom? Given by Muller and Marsle. Okay, the next is the epigenesis theory. Epigenesis theory was given by C.F. Wolf, and what does it say? It states that structures arise during development that are not already formed. Means you see the development of any organism will take place by forming the new structures. It's not preformed. It will develop gradually. Means it is against what you can say the perforation theory, preformation theory. Are you getting my point? Preformation theory. You see here the preformation theory was given by Melfigy. The preformation theory के अगेंस्ट में क्या है आपका? एपिजेनेसिस थ्योरी. तो एपिजेनेसिस बोलता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बाय फॉर्मिंग सम स्ट्रक्चर्स ग्रेजुअली. बट इन यू सी द प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो ह्यूमनिकुलस था, है कि नहीं, जो पहले से फॉर्म हो जाता है ह्यूमन बीइंग पूरा एडल्ट के फॉर्म में, बस उसका आकार छोटा रहता है और वो गैमेट्स में रह जाएगा. स्पर्म की या फिर ओवम की बोलिए, दोनों में ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर रहता है. जब फ्यूज़ होता है तो वो बस उसका ग्रोथ होता है, ये बोला गया है. जो ऐसा होता नहीं है, हम सबको पता है. ओके, नेक्स्ट theory of eternity of life. Theory of eternity of life. Eternity of life was given by the Helmholtz and Arrhenius. Okay, next soul gel theory. Soul gel theory means आपको पता होगा क्लास 9, 10 में आपको मिला. You see the movement of amoeba is caused due to the ionic movements or the osmotic pressure developed by them, and it is known as the soul gel theory. Okay, the movement of amoeba is due to the conversion of what you can say ionic charges. Okay, and development of the osmotic pressure and contraction and relaxation of these all things. With the help of these things the amoeba moves, and it has been put forwarded by one theory said by Hyman, Pentin and Must. Okay, so next you see sliding filament theory of muscles, and you know how the muscle means contraction and the relaxation of muscles takes place. In class 11 we have got. So sliding filament theory, actin filament, thin filament, thick filament, कैसे वो लोग स्लाइड करके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है. मायोसिन ग्लोबुलिन, जो मायोसिन जो पिगमेंट होता है उसका जो ग्लोबुलर हेड होता है, किस तरह से वो ट्रोपोमायोसिन में फिक्स होकर किस तरह से वो स्लाइड करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो ये थ्योरी क्या आपको पता है? और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल इसको दिया किसने? हक्सले. तो नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द
that means the nature will select only the strongest individual. The individual which is strong enough to survive in this planet will survive, and those which are weak will be eliminated by the nature. It has been said by Darwin in a नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने यही बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स है वो नेचर हमेशा उसे रखेगा, जो वीक है उसे एलिमिनेट करता है, मतलब नेचर खुद सिलेक्ट करता है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट यू सी रिकैपिचुलेशन थ्योरी और द बेट्स लॉ। रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बेट्स लॉ क्या है, मैंने पहले ही बोला है, तो उसको दिया था आपका एरिस्टोटल ने। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो हमने डिस्कस कर लिया है, थेल्स एम्पिडोकल पार्ट 1 में आप लोग जाके देखिएगा, मैंने ये सब थ्योरी के बारे में, वो थ्योरी है क्या, अब बहुत अच्छे से ही समझाया आप लोगों को, बस यहाँ पे रिपोर्ट मतलब आई एम सॉरी रिपीट हो रहा है। न्यू लेमार्किज्म, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज लेमार्किज्म। यू सी द लेमार्किज्म ने ये बताया था कि सपोज इफ़ यू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वर्क टू एनी particular organ, okay, then that particular organ will develop gradually. Suppose उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया था, जैसे पहले गोट था, फिर गोट जैसे पैर, पहले ज़माने में पैर काफ़ी बड़े बड़े थे, तो गोट जब उस पैर को खाने गए तो वो लोग का नेक ग्रेजुअली वो स्ट्रेस पड़ा उस नेक मसल में, और वो लोग का नेक इलोंगेटेड होके क्या बन गया, जिराफ। वो लेमार्क ने कहा था, पर बिल्कुल ऐसा है नहीं, है कि नहीं। हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग 24 घंटा पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आँख का आपका रेटिना बड़ा हो जाएगा, कोई भी एक मसल पर ज़्यादा स्ट्रेस देने से वो बड़ा होगा, ऐसा बात होता नहीं है। तो उसको बहुत सारा साइंटिस्ट ने जो लेमार्क का बातों को क्रिटिसाइज़ करके उसको माना नहीं था, फिर लेमार्क का ही उसका ही थ्योरी को थोड़ा सा चेंज करके उसको चेंज किया गया और मतलब ठीक तरह से पेश किया गया, तो उसे कहते हैं न्यू लेमार्किज्म। अभी न्यू लेमार्किज्म ने किन्होंने दिया न्यू लेमार्किज्म, जो है बातें स्पेंसर एंड मेरिग्यूस ने। ओके, नेक्स्ट न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डार्विन थ्योरी, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने बताया था। जैसे यहाँ पे देखिए, लेमार्किज्म बोलिए या फिर डार्विनिज्म बोलिए, उनमें से आपका म्यूटेशन, जीन्स, डीएनए, इन सब का बात आता नहीं था। तो उन सब जो नया नया फैक्टर्स है, और तब का ज़माने में साइंस भी इतना डेवलप नहीं था, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, एडवांस नहीं था, तो उनका ही थ्योरी को मॉडिफाइड वर्जन में सब कुछ इंक्लूड करके जो बनाया गया उसे कहते हैं न्यू लेमार्किज्म, जो ऐड किया गया न्यू लेमार्किज्म या फिर न्यू डार्विनिज्म। तो न्यू डार्विनिज्म स्पीमैन ने दिया था। नेक्स्ट यू सी one gene one polypeptide. One gene one polypeptide means from one gene we will get one protein, one polypeptide chain. Okay, तो one gene एक polypeptide बनाता है, वो किसने कहा था, ये नफ्सकाई ने। ओके, नेक्स्ट moist vapor theory. Moist vapor theory was given by पाइथागोरस। एक्चुअली मॉइस्ट वेपर थ्योरी भी एक आपका हाइपोथेसिस की तरह ही काम कर। इस थ्योरी में ग्रीक फिलोसोफर ने पाइथागोरस जो है, उन्होंने ये कहा था कि फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल सम मॉइस्ट वेपर मीन्स एलिमिनेटेड बाय देम एंड इट विल रीच द फीमेल बॉडी एंड इट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। इट वाज जस्ट ए हाइपोथेसिस, मीन्स हाउ द लाइफ और द एम्ब्रायो फॉर्म्स। ओके, तो इसको कहते हैं मॉइस्ट वेपर थ्योरी। किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो में ख़त्म करने से पहले आपको ज़रूर एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक थ्योरी बताया था जो कहते हैं पैनजेनेसिस, है कि नहीं। पैनजेनेसिस थ्योरी जो मेयोपेट्सियस ने बताया था, मैं उसको पैंसपार्मिया के, मैं सोचा पैंसपार्मिया है तो मैंने गलती कर दी थी। देखिए यहाँ पे पैनजेनेसिस थ्योरी क्या होता है। पैनजेनेसिस थ्योरी आपका वो हो जाएगा कि ईच बॉडी, हमारा जो बॉडी है उसमें ये बताया गया है कि हमारा बॉडी में कुछ गैम्यूल्स डेवलप्ड होते हैं, और वो गैम्यूल्स हमें हमारा बॉडी से कुछ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स विल रिलीज इनटू गैम्यूल्स, छोटा छोटा मींस पार्टिकल्स, और वो कहाँ पे जाते हैं, हमारे गोनेड्स में जाते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड फ्रॉम द गोनेड्स दे विल डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रहा है ना। पैनजेनेसिस थ्योरी क्या कहता है कि हमारा एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विल एमिट सम टाइनी पार्टिकल्स, जो आप गैम्यूल्स की तरह देखने को मिलता है। और गैम्यूल्स क्या होता है, गैम्यूल्स आपका प्लांट में भी छोटे छोटे स्पोर्ट्स के जैसे फॉर्मेशन होते हैं गैम्यूल्स। तो हमारा एक एक बॉडी पार्ट कुछ एमिट करता है टाइनी पार्टिकल्स की तरह, वो हमारे गोनेड्स में जाते हैं, टेस्टिस ओवरीज में, और वहाँ पे जाके वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाते हैं, ऑफस्प्रिंग। इस थ्योरी में बताया गया है, पर बिल्कुल ऐसा है नहीं, तो ये भी एक हाइपोथेसिस ही है। तो देखिए ये सब थ्योरी कुछ जैसे पैनजेनेसिस हो गया, मॉइस्ट वेपर थ्योरी हो गया, तो दीज आर ओनली द हाइपोथेसिस गिवन बाय सम फिलोसोफर्स दैट हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड इन दिस प्लैनेट और हाउ वी केम। ओके, वो पहले के ज़माने की बात है। So guys, in this video we have discussed the part 2 section of our important theories, doctrines and laws,
एंड पार्ट 1 का जो है उसका लिंक मैं भेज दूंगा. अगर आपने पार्ट 1 इफ़ यू हैव नॉट सीन देन प्लीज़ क्लिक द लिंक दैट इज़ प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन. और उस लिंक से आप जा सकते हैं उस वीडियो पर जाके. जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो नीट के लिए तैयारी करते हैं. यहाँ से 1-2 सवाल आते हैं कभी कभी, तो देखिएगा. और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में. और कुछ अगर सुधारने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा. ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके गाइस, तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.